अस्सलाम डॉक्टर अफशीन अकबर है। होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, हमारा आज टॉपिक है फिजिक्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड पार्शियल प्रेशर्स, गैसेस पार्शियल प्रेशर्स। अच्छा, इसमें जो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस है उसमें हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके पार्शियल प्रेशर्स देखेंगे कि एल्विला में कितने हैं, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और सिमिलरली जो है हम देखेंगे किस तरह से डिफ्यूज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है। After the alveoli are ventilated with fresh air, when you are taking breath, what means when you are taking breath? That means you are taking in fresh air from outside. So when you are taking out from fresh air from the outside, there's a diffusion of oxygen from the alveoli into the pulmonary blood. आप जैसे एक फ्रेश एयर में सांस ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, तो उसी वक्त में बहुत सारी जो गैसेस है ना वो एंटर हो जाती हैं इनटू एन रेस्पिरेटरी पैसेजेस, और उन रेस्पिरेटरी पैसेजेस में से हम ऑक्सीजन को पिक कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि किस तरह से डिफ्यूज कर रही है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू एन एल्वुलर एंड फ्रॉम एल्वुलर इनटू एन पल्मोनरी ब्लड, राइट। तो जिस तरह आप फ्रेश एयर वेंटिलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर रही है फ्रॉम एल्वुलाई इनटू एन पल्मोनरी ब्लड। इसका मतलब ये है कि आपके एल्वुलाई में विद एन रिपीटेड टेकिंग एन फ्रेश एयर ब्रेथ, आपके एल्वुलाई इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। जो भी इसका पार्शियल प्रेशर हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। और जैसे आप एक फ्रेश एयर देते जा रहे हैं, जैसे आप ब्रेथ करते जा रहे हैं, न्यू यू आर टेकिंग रिपीटेड ब्रेथ्स, तो उसमें से हो क्या रहा है कि कुछ ऑक्सीजन ऐड हो रही है इन एल्वुलाई थ्रू दीज रेस्पिरेटरी पैसेजेस, और एल्वुलाई से कुछ ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है। उसी वक्त में उसी टाइम में हम ये भी चीज देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रही है इनटू एंड टिश्यूज, तो वहां से ही पल्मोनरी ब्लड से वो वापस आ रही है इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ब्लड इनटू एन एल्वुलाई। ठीक है, वो ये गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन इन हो रही है बॉडी के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी हम एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन आवर टिश्यूज थ्रू दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल्स। अब ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो डिफ्यूज हो रहे हैं पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, इसमें होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम देखेंगे जो हम रिपीटेड जो ब्रेथ्स ले रहे हैं उसके अंदर एटमॉस्फेरिक जो एयर आ रही है उसमें बहुत सारी गैसेज, उसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हीलियम भी है, सारी गैसेज हैं। ठीक है, सो इसमें हो क्या रहा है कि इस डिफ्यूजन में रैंडम मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल का इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट फ्लूइड्स। आप जैसे ही एक ब्रेथ ले रहे हैं थ्रू दिस फ्रेश एयर, और उसके बाद आप जैसे ब्रेथ ले लेंगे उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई में गई, एल्वुलाई से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है इनटू एन टिश्यूज या पल्मोनरी ब्लड में चली जाती है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बैक आती है इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से बहुत सारी और भी गैसेस जो है उनका भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम फिजिक्स देखें गैसेस डिफ्यूजन या गैस के पार्शियल प्रेशर का, तो मॉलिक्यूलर बेसिस भी हैं इस गैस डिफ्यूजन के। फॉर द डिफ्यूजन टू अकर देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें हमें बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए। कहाँ से आएगी? ये काइनेटिक मोशंस जो है ना मॉलिक्यूल्स के, जो कि मूवमेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहाँ पे जीरो टेम्परेचर हो रहा है वहां पे ये मॉलिक्यूल्स जो की काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, चाहे वो गैस में हो, किसी वो लिक्विड में हो, तो ये कंटिन्यू मोशन में होते हैं। जब ये मोशन में होते हैं तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है। फ्री मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट फिजिकली अटैच टू ईच अदर, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिजिकली दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होते, वहां पे इनकी जो मूवमेंट, जो वेलोसिटी होती है ना वो थोड़ी सी स्पीड अप होती है, वो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये जो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ कुछ न्यू डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं ये मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन है जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, ये जब मॉलिक्यूल आपस में अगेन एंड अगेन ये स्ट्राइक करेंगे तो ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। द मॉलिक्यूल्स मूव रैपिडली रैंडमली अमंग वन एंड अदर। ठीक है, इसी तरह से वो बाउंस बैक करते हुए न्यू डायरेक्शंस में एक दूसरे तक टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस इन वन डायरेक्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी हम देखें कितनी कंसंट्रेशन है। ये गैस चैम्बर है, इसमें हम देखते हैं इसका एक साइट ए भी है, इसका एक साइट बी भी है। ठीक है,
You'll see this here, a large number of molecules in panel A or site A and a less number of molecules in site B. So there is a net diffusion of these molecules from higher concentration towards the lower concentration. ठीक है, लेकिन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फिजिकली आपस में अट्रैक्ट नहीं है, ये क्या करते हैं, ये बाउंस बैक भी करते हैं अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन होता क्या है कि जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये ज्यादा कंसेंट्रेशन में जाएंगे, ये ज्यादा क्वांटिटी में जाएंगे, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स विच आर लेस इन सेक्शन बी, ये यहाँ से जो बाउंस बैक करेंगे ये थोड़ी सी कम कंसेंट्रेशन में जाएंगे, एज इंडिकेटेड इन दिस एरो, राइट। अच्छा जी, गैस प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। कौन कौन सी गैसेस को हम ज्यादा डिस्कस करते हैं? हम ऑक्सीजन को मेनली देखते हैं, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके मल्टीपल इम्पैक्ट, ये जो सरफेसेस हैं, लाइक आपने एक देखा, एक सब्जेक्ट है उसने ब्रेथ इन किया, ठीक है, सांस ली, अब उसमें जो भी गैसेस थी वो गैसेस अंदर एंटर होने के बाद रेस्पिरेटरी पैसेजेस अपनी सरफेसेस से या रेस्पिरेटरी पैसेजेस में अल्वुलाई से, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो थे ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, या जो वहां से अंदर से आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सारे के सारे आपस में इम्पैक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। उनकी समेटेड जो फोर्स है इन सारे मॉलिक्यूल्स की, वो बेसिकली हम कहते हैं कि ये इनका पार्शियल प्रेशर, ये इसका गैस है, गैसेस का जो है एक पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे, उतना ज्यादा उनका प्रेशर जो वो जनरेट होगा। तो वी आर डीलिंग विद गैसेस मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जब हमारी पूरी डिस्कशन होगी उसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसकी कंपोजिशन देखते हैं, उसमें 79% नाइट्रोजन है, 21% उसमें ऑक्सीजन है। जो टोटल प्रेशर इनकी वजह से मिक्सचर का बन रहा है 79 ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन एट अ सी लेवल। इसे अगर हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में देखें, क्योंकि प्रेशर हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में देखते हैं, दिस इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये होगा जितनी भी गैस है, जो भी गैसेस है, जैसे कि हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात की, they contribute to the total pressures in direct proportion to its concentration। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ज्यादा जो है उसके अंदर एड ऑन किया है। सो 79% ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन, ठीक है। हमें इतना पता है कि सी लेवल पे जितनी भी कंसीडर कर रहे हैं एयर का जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। फिर हमने ये देखा कि इसी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में 79% नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करती है, 21% ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। So 79% of this 760 millimeter of mercury is caused by nitrogen. That means the nitrogen contribute as in millimeter of mercury 600. जबकि 21% अगर ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सी लेवल के ऊपर जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर इज 600 और उसके बाद ऑक्सीजन का आ जाता है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो जितनी भी पार्शियल प्रेशर है गैसेस के, हम उसे डेजिग्नेट कैसे करते हैं? PO2, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PN2 partial pressure of nitrogen और PHE partial pressure of helium and so forth। बहुत सारी और भी गैसेस हैं। We are mainly dealing with oxygen and carbon dioxide, ठीक है। लेकिन जब एयर की पूरी की मिक्सचर की बात करेंगे तो one should talk with this nitrogen also। Pressures of gases dissolve in water and tissue। Gases जो dissolve करती है ना water में ना body tissue, that also exert in pressure because of dissolved gas molecules are moving randomly and have kinetic energy। जितनी भी gases होती है ना वो बॉडी में डिसॉल्व तो करती हैं वाटर में, टिश्यू, बॉडी टिश्यूज के अंदर, और वो डिसॉल्व होने के बाद भी रैंडमली मूव करती हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी प्रोवाइड कर रही हैं और वो यूज कर रही हैं। जब भी गैस जो है वो डिसॉल्व करती है ना बॉडी के अंदर, वो एनकाउंटर करती है विद द सरफेस एज एन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अगर वो मेम्ब्रेन ऑफ सेल में गई, वो वहां पर अपना एक अलग पार्शियल प्रेशर जो वो एक्सर्ट करती है, सेम वे दैट अ गैस इज इन द गैस फेज डज। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्वुला है उसके अंदर और क्या होता है, वो पानी से भरा हुआ अल्वुला नहीं होता, वो गैसेस फेज है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ वाटर वेपर प्रेशर जो है वो वेपर्स होते हैं, उसका अपना एक प्रेशर होता है, वो हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे।
सिमिलरली जब ये गैसेस टिश्यूज में डिसॉल्व करती हैं तो ज़ाहिर है टिश्यूज के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, वो गुजरती हैं ब्लड के अंदर से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस जो है वो फ्लूइड के अंदर भी डिसॉल्व हो रही हैं, ठीक है। वहां पे उनका अपना ही पार्शियल प्रेशर है जिस तरह से वो गैसेस फेज के अंदर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेपरेट डिसॉल्व गैसेस को भी देखें तो सिमिलरली ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, हीलियम भी है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ फ्लूइड? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि जी ये जो गैसेस हैं ये फ्लूइड में इस तरह से डिसॉल्व हैं और इनका इतना पार्शियल प्रेशर है। अब जो पार्शियल प्रेशर गैस का है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो डिटरमाइन सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन नहीं करती, वो देखते हैं कि वो कितने हद तक सॉल्युबल भी है वो गैस, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, वो फिजिकली और केमिकली अट्रैक्ट जो है वो कर रहे होते हैं टू द वाटर मॉलिक्यूल, वेयर एज अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिपेल्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होता है फिजिकली भी और केमिकली भी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो रिपेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वाटर के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात हुई है, फार मोर ऑफ देम कैन बी डिसॉल्व विदाउट बिल्डिंग अप एक्सेस पार्शियल प्रेशर विद इन द सॉल्यूशन। अब हुआ क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है वाटर के साथ भी, और आपस में इनके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। जब ये कोई चीज बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है तो वो अपना पार्शियल प्रेशर जो है वो एक्सेस में नहीं होता है। इनका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एक्सेस में नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व, सी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। कन्वर्सली इन केस ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर रिपेल्ड, जो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इनके अंदर हाई पार्शियल प्रेशर होता है टू डेवलप फ्यू डिसॉल्व मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं लेकिन बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं, इनका पार्शियल प्रेशर हाई होता है। ये जो रिलेशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, विद कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर डिसॉल्व एंड लेस पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन इज लेस डिसॉल्व विद इन हाई पार्शियल प्रेशर, ये हेनरीज लॉ के अंदर भी कुछ बताया गया है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखिए, कौन सा ऐसा जो गैसेस है वो ज्यादा सॉल्युबल है। ऑक्सीजन जो है वो 0.024 सॉल्युबल है, दैट मींस इट इज लेस सॉल्युबल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम देखते हैं 0.57 सॉल्युबल है। यहाँ पे जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम, इन सब में सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन 20 फोल्ड्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। Partial pressure of each gas in the alveolar respiratory gases mixture tend to force molecule of that gas into solution in the blood and the alveolar capillaries. अब होता क्या है कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, अगर अल्वेलर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में पार्शियल प्रेशर कुछ गैसेस का है तो वो सॉल्यूशन जो है वो गैसेस जो है वो वहां से मूव करेंगी रेस्पिरेटरी पैसेजेस से अल्वेलर और अल्वेलर कैपिलरी से इनटू इन ब्लड। कुछ मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैसेस दैट आर ऑलरेडी डिसॉल्व इन द ब्लड, जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ऑक्सीजन तो कुछ तो हम ले रहे हैं, कुछ ऑलरेडी मौजूद है, कुछ ब्लड में है, ये बाउंसिंग बैक भी करती है फ्लूइड में इनटू द ब्लड एंड सम ऑफ द बाउंसिंग मॉलिक्यूल एस्केप बैक इनटू द अल्वेलर। अब जैसे कुछ ऑक्सीजन जा भी रही है, कुछ वहां से मॉलिक्यूल्स वापस बैक भी करें अल्वेलर, ठीक है। ये क्योंकि ये रैंडम मोशन है। The rate at which they escape is directly proportional to the partial pressure in the blood. ऑक्सीजन एयर में मौजूद है, रेस्पिरेटरी पैसेज में मौजूद है, एल्विलर में मौजूद है, वहां से ब्लड में मौजूद है। विथ टेकिंग ईच ब्रेथ ये मॉलिक्यूल्स जो है ना ऑक्सीजन के, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जा रहे हैं, कहाँ पे? ब्लड के अंदर। ब्लड से ये जा रहे हैं आगे टिश्यूज में कैपिलरीज के जरिए। कुछ छोटे से मॉलिक्यूल्स, कुछ 2-4 मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो वापस एल्विलर में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे कि जो टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो इन मॉलिक्यूल्स को वापस बाउंसिंग बैक करता है और वो वापस आ जाते हैं। If the partial pressure is greater in the gas phase in the alveoli, that is normally true for the oxygen, the more molecule will diffuse into the blood than in the other direction.
अगर पार्शियल प्रेशर जो है गैस फेज में अल्विला में ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसका मतलब है वो हायर साइड से चली जाएगी लोअर साइड पर, दैट मीन्स इनटू द ब्लड। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर जो गैस का है, दैट आर ग्रेटर इन द डिजॉल्व स्टेट इन द ब्लड, क्योंकि टिश्यू के अंदर बन रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो नेट डिफ्यूजन होती है टूवर्ड्स द गैस फेज। वो टिश्यूज में ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से ब्लड में ज्यादा है, और फिर ब्लड से वो वापस मूव करता है टूवर्ड्स एल्वेलाई। वेपर प्रेशर भी होता है वाटर का। नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर इज ब्रेथ इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। आप जैसे ही सांस ले रहे हैं, वो नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर है, water immediately evaporates from the surfaces of these passages and humidified this air। जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं ना, वहां पे कुछ वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। जैसे आप कोई सांस लेते हैं, वो जैसे एक नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर एंटर होती है इनटू रेस्पिरेटरी पैसेजेस, तो फौरन वहां पे कुछ वेपर्स जो है वो इवेपोरेट होते हैं, और वो उस नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर को जो है ह्यूमिडिफाइड एयर में कन्वर्ट करते हैं। द रिजल्ट फ्रॉम दिस फैक्ट दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअली एस्केपिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस इनटू द गैस फेज। वो एल्विलाई के अंदर एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का देखा जाए, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये 37 सेंटीग्रेड के ऊपर 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो है ना इन अ गैस फेज which is 47 millimeter of mercury when the normal body temperature is at the level of 37 centigrade, ठीक है। तो जैसे सांस ली जाती है, वो देखेंगे हम ऑक्सीजन जो है हम जो बाहर से ले रहे हैं वो ज्यादा होती है, अल्विला में आने के बाद कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो नॉन ह्यूमिडिफाइड से कन्वर्ट हो जाती है इनटू एन ह्यूमिडिफाइड एयर, और उस वजह से ये कुछ एयर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है उस ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर। The greater the temperature, the greater the kinetic activity of the molecule, the greater the water molecule will escape from the surface of the water into a gas phase, ठीक है। अगर तो 0 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे वाटर वेपर का जो प्रेशर ऑफ 5 मिलीमीटर मर्करी पे आ जाएगा। लेकिन अगर 100 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर जो है इसका प्रेशर आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमारे लिए याद करने वाली है, वो वेपर प्रेशर जो है एट बॉडी टेम्परेचर, वो 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर व्हेन एंटर्ड इनटू रेस्पिरेटरी पैसेजेस, it is humidified with the help of this vapor pressure, and this vapor pressure is at normal body temperature. Its pressure is 47 millimeter of mercury. So pressure difference causes net diffusion of gas through the fluid. The molecule of the air in the air of high pressure, because of the greater number, the greater chance to moving randomly into an area of low pressure. जैसे हमने बात की थी कि जहां भी हाई प्रेशर्स होते हैं, जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, वो हमेशा वहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर एरियाज, राइट। इसको भी छोड़े। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन इन अ फ्लूइड? सॉल्युबिलिटी सबसे पहले, कि कितना सॉल्युबल है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल एज कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस मॉलिक्यूल्स। सो नंबर 2 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लूइड, और उसका एरिया कितना है जिसमें उस गैसेस मॉलिक्यूल ने जो है वो डिसॉल्व होना है या उसमें डिफ्यूज होना है, जहां से उसने गुजरना है, डिफ्यूज होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखिए डिस्टेंस कितना है थ्रू विच द गैस मस्ट डिफ्यूज। उसके बाद वो जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, और वो जो फ्लूइड जिसमें उसने डिफ्यूज होना है उस फ्लूइड के अंदर, उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं that affects the rate of gas diffusion in a fluid. Number 1 is solubility of that gas in the fluid. Number 2 is cross-sectional area. Number 3 is distance. Number 4 is molecular weight of that gas. And number 5 is the temperature of that fluid. The greater the solubility of the gas, the greater the number of molecules available to diffuse for any given partial pressure difference. ठीक है? तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जाएंगे, ज्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, अगेन द ग्रेटर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट डिफ्यूज, ठीक है। कन्वर्सली इसके हम देखेंगे, ग्रेटर द डिस्टेंस द मॉलिक्यूल मस्ट डिफ्यूज, द लॉन्गर इट विल टेक द मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज द एंटायर सरफेस। लेकिन इसकी वजह से होगा कि ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उसको रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, काइनेटिक मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट
दो पॉइंट्स हैं. Two factors determine the diffusion coefficient of gas is proportional to the molecular weight. Number one is solubility, number two is molecular weight. अगर किसी भी गैस की solubility ज़्यादा है, उसका molecular weight जो है वो मैटर करती है. दो चीज़ें कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है उसका इस फॉर्मूलोज के हिसाब से ये फैक्टर है जो इस गैस को डिटरमाइन करते हैं कि वो किस हद तक जो है वो डिफ्यूज करती है. तो उसकी सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए हमें और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए. अब डिफ्यूजन कोएफिशिएंट में देखेंगे ऑक्सीजन जो डिफ्यूज करती है 1.0, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है 20.3, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम यही है. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है. ठीक है. और सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा थी? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की. जिस चीज की, जिस गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी डिफ्यूज भी वो ज्यादा करेगा. ठीक है. हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल के अंदर में नजर आ रहा है एटमॉस्फेरिक एयर है, फिर वो ह्यूमिडिफाइड एयर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये एल्वुलर एयर और फिर ये एक्सपायर्ड एयर में कितना जा रहा है. ठीक है. हमने देखा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसकी वैल्यू, हम ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं. एटमॉस्फेयर में इसकी जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू थी, हम उसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में देखते हैं गैसेस के प्रेशर्स को, 159 थी. ये ह्यूमिडिफाइड एयर में कन्वर्ट ही, इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में एंटर हुई वहां पे वेपर प्रेशर ने कुछ ऑक्सीजन के गैसेस को वहां पर जो डिसॉल्व कर लिया, उस सारी एयर को उसने नॉन ह्यूमिडिफाइड से ह्यूमिडिफाइड में कन्वर्ट किया. नाउ द प्रेशर इज 149.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. बट व्हेन इट रीचेस इन द एल्वुलाई, ये कितनी हो गई? 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है. और फिर जब आप इसको बाहर निकाल रहे हैं एक्सपायर्ड एयर, तो ये कितनी है? 120. ठीक है. 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. हो क्या रहा है इसके अंदर कि ये एटमॉस्फेयर में आई. ठीक है. फिर ये ह्यूमिडिफाइड हुई, ये एल्वुलाई में आई, उसके बाद जब ये एक्सपायर हुआ, आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी वहां पर होते हैं. ठीक है. आप कार्बन डाइऑक्साइड पर आ जाए, ये 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, लेकिन इसको हम निग्लिजिबल अमाउंट है, इसे हम जीरो कंसीडर करते हैं. ये ह्यूमिडिफाइड एयर में भी एग्जैक्टली उतनी ही है. ये एल्वुलाई में बहुत ज्यादा है. ठीक है. ये आ कहां से रही है एल्वुलाई में? ये वहां से पल्मोनरी ब्लड से, टिश्यू से पल्मोनरी ब्लड से ये एल्वुलाई में ये ट्रांसपोर्ट हो गई. ठीक है. जब आपने इसको बाहर निकाला एक्सपायर्ड एयर में, ये 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ये एयर में आउट हो गई. ठीक है. Diffusion of gases through tissues. The gas that are rare are of respiratory importance are highly soluble in lipids and consequently highly soluble in cell membrane. जितनी भी गैसेस होती हैं ना, उनकी जो मेजर लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि जब वो टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं, सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो फिर उसका जो टिश्यू वाटर या सेल जो वाटर होता है ना, वो उसकी लिमिटेशन होती है. अदरवाइज क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो हाईली सॉल्युबल होती है लिपिड में, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देती है. ठीक है. कंपोजिशन अगर एल्वुलर एयर और एटमॉस्फेरिक एयर की हम देखें तो थोड़ी सी डिफरेंट है. एल्वुलर एयर डज नॉट हैव द सेम कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस एट एटमॉस्फेरिक. सेवरल रीजंस हैं उसके. इसमें आपको सवाल आ सकता है तो व्हाई एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड विद alveolar air. तो इसमें आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. There are several reasons for this difference. Number one, alveolar air is only partially replaced by atmospheric air with each breath. आप जैसे सांस लेते जाएंगे वो partially आहिस्ता आहिस्ता जो है वो replace होती जाती है. Number two, oxygen is constantly being absorbed in the pulmonary blood from the alveolar air. यही हमने बात पहले भी डिस्कस की थी. Number three, carbon dioxide is constantly diffusing from the pulmonary blood into the alveoli. ये भी बात हमें पता है, लेकिन यही पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्यों है. नंबर फोर, dry atmospheric air that enters the respiratory passage is humidified even before it reaches the alveoli. ये तो चारों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सो हम जो रीजंस हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर एल्वुलर एयर के साथ डिफरेंस क्यों है इसकी कंपोजिशन, तो हम ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं. ये वाटर वेपर की हमने बात की थी, 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. ठीक है. अच्छा, रेट एट व्हिच द एल्वुलर एयर इज रिन्यूड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, इस डायग्राम में देखते हैं. आपने फर्स्ट ब्रेथ ली, एक्सपिरेशन ऑफ गैस फ्रॉम एल्वुलस विद अ सक्सेसिव ब्रेथ. ठीक है. अब आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, फिर आप एक्सहेल कर रहे हैं.
एक्सपायरेशन में हम देखते हैं जैसे आप फर्स्ट टाइम एक्सेल कर रहे हैं, फिर आप सेकंड टाइम एक्सेल करेंगे, फिर आप थर्ड टाइम करेंगे, इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता होके एट इन 16th ब्रेथ पे जाके एल्विलर एयर जो है वो बाहर सक्सेसिव ब्रेथ के साथ जो है वो एक्सपायर होगी, बाहर की तरफ वो निकलेगी। हमने जो गैसेस एक्सपायर करनी होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है मेनली, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये ग्राफ हमें बताता है कि अगर अल्विलर वेंटिलेशन, ये हम रेट ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस गैस को देख रहे हैं फ्रॉम द अल्विलाई, ठीक है। हाफ नॉर्मल अल्विलर वेंटिलेशन जब होती है ना, हाफ द नॉर्मल, वो 17 सेकंड में एक्सपायर कर देती है वो, अगर हाफ द नॉर्मल है वो, ठीक है। उसके बाद अगर ये नॉर्मल अल्विलर वेंटिलेशन है किसी सब्जेक्ट की, तो वो 34 सेकंड्स में वो उसको बाहर निकाल देगी थ्रू एन एक्सपिरेशन। अगर मोर 2 बाय नॉर्मल एल्विलर वेंटिलेशन है, वो 8 सेकंड में उसको एक्सपायर कर देगी। मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एक्सपायर्ड एयर है, वो मल्टीपल रेंजेस के हिसाब से वो बाहर एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। जिस तरह से अगर हाफ नॉर्मल है तो वो 17 सेकंड में बाहर निकल जाएंगी गैसेस। अगर नॉर्मल एल्विलर वेंटिलेशन है उसे 34 सेकंड्स चाहिए। अगर मोर देन 2 पॉइंट नॉर्मल है, मतलब 2 गुना ज्यादा नॉर्मल है वो, तो वो 8 सेकंड में जो है वो गैसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर एंड एल्विलर। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एल्विलर में और उसका पार्शियल प्रेशर कंट्रोल करता है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, और उसके बाद रेट ऑफ न्यू एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स बाय द वेंटिलेटरी प्रोसेस। आप जितनी ज्यादा सांस लेते रहेंगे उसी वक्त हम बता सकते हैं कि जी ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी है, उसका पार्शियल प्रेशर इतना है, और जितनी न्यू एंट्री होती जाएगी और न्यू एब्जॉर्ब होता जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एक सब्जेक्ट है ये एल्विलर वेंटिलेशन एंड लीटर, जो नॉर्मल होता है वो 4.2 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है, जो एल्विलर हम वेंटिलेट कर रहे हैं, एयर वेंटिलेट कर रहे हैं। एल्विलर पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया था, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है एल्विलाई के अंदर, ठीक है। लेकिन व्हेन इस सब्जेक्ट इज इन सीवियर एक्सरसाइज, बड़ी सीवियर एक्सरसाइज कर रहा है, 100 ml ऑक्सीजन पर मिनट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना एल्विलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो 109 तक ही रहेगा, और ये मैक्सिमम भी चला गया तो 149 से ऊपर तक नहीं जा सकता। दैट मीन्स 250 ml ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से इसका प्रेशर आ जाएगा, लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अपर लिमिट है मैक्सिमम वेंटिलेशन की, कि इससे ज्यादा एल्विलर वेंटिलेट नहीं हो सकता। नॉर्मल एल्विलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें यही बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 तक है। एक्सट्रीमली मार्क्ड इंक्रीज वेंटिलेटर 149 तक होगा, और वो कोशिश करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर और सी लेवल के हिसाब से ऑक्सीजन को करें। सिवियर एक्सरसाइज में भी आप करते ये हैं कि बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्विलाई अपनी जो सॉल्युबिलिटी है, जो अपना गेन है, वो 149 से ऊपर नहीं लेकर जाता, वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ PCO2, 2 रेट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन फ्रॉम द ब्लड, नॉर्मल इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कितना है, 49 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, सब्जेक्ट ने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर उसका जनरेट हो चुका है, तब भी ये जो है वो 40, नॉर्मल तो हम ये कहते हैं कि जी ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक है, ये बहुत भी ज्यादा चला गया तब भी ये उससे ज्यादा और नहीं जा सकता, ठीक है। ये 50 तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा जी, एक्सपायर्ड एयर की जो कंपोजिशन है, अमाउंट ऑफ डेड स्पेस, अमाउंट ऑफ अल्विलर एयर। अब होता है क्या है कि मेथड है ना कलेक्टिंग ऑफ अल्विलर एयर फॉर एनी स्टडी इज सिंपली टू कलेक्ट अ सैंपल ऑफ लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड एयर आफ्टर फुल एक्सपायरेशन। आप कैसे किसी गैसेस को कर सकते हैं, आप ये देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जब भी हवा खारिज कर रहा है, मुंह से एक्सेल कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो एयर बाहर की तरफ ट्रेवल करती है ना, एयर एक्सपायर्ड, सबसे पहले एल्विलर एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको देखें। लेकिन होता क्या है कि ये नेजल एरियाज हैं, ये अल्विलर एरियाज हैं जहाँ पे डेड स्पेस मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले डेड स्पेस एयर जो नाक में और रेस्पिरेटरी पैसेज नेसोफेरिंक्स में मौजूद है, ये डेड स्पेस एयर है।
फिर एल्वुलर एयर और डेड स्पेस एयर निकली, उसके बाद एल्वुलाई की जो प्रॉपर एयर है वो बाहर निकलेगी। तो वन हु एक्सेल इनिशियली इट एक्सेल डेड स्पेस एयर, उसके बाद ये एल्वुलर एयर, और उसके बाद ये जो मिक्सचर है डेड स्पेस का वो निकलेगा, और उसके बाद वो प्योर एल्वुलर एयर जो है वो बाहर एक्सेल करेगा। गैस की जो डिफ्यूजन हो रही है थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। होता क्या है कि ये रेस्पिरेटरी एक हमारा यूनिट है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो बॉल्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली एल्वुलाइज हैं, और ये उन एल्वुलाइज के ऊपर जो हम ये देख रहे हैं छोटे छोटे से धागे से नजर आ रहे हैं हमें, इसी तरह से इसके ऊपर जो है, ये तो इलास्टिक इसके फाइबर्स हैं बेसिकली, इसी तरह से कैपिलरी नेटवर्क इनके ऊपर होता है। होता है क्या है, तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाना शुरू कर देता है बाद में। क्यों? क्योंकि ये एल्वुलाई के अंदर जो गैस जा रही है इसके ऊपर जो जाल बिछा हुआ है किसका, कैपिलरी नेटवर्क का, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफ्यूजन हो रही है इन गैसेस की, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी यूनिट हम किसे कहते हैं, या रेस्पिरेटरी लोब्यूल किसे कहते हैं, जिसपे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ जाता है, एल्वुलर डक्ट्स, एट्रिया, और उसके बाद एल्वुलाइज आ जाते हैं। 300 मिलियन एल्वुलाइज होते हैं इन 2 लंग्स, एंड ईच एल्वुलाइज हैव एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.2 mm, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया बहुत सारे एल्वुलाइज हैं, ठीक है। ये सैक बने हुए छोटे से गोल से बॉल्स की तरह से हैं, जिनके अंदर अगर आप ये सांस ले रहे हैं तो इन बॉल्स के अंदर चली जाती है। यहाँ से इन बॉल्स में से, इन एल्वुलर सैक्स में से ये जो है वो जो गैसेस हैं वो चली जाती हैं इनटू एन ब्लड, ठीक है। तो हमें ये नजर आ रहा है यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी यूनिट है जिसके अंदर ये ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलाइज, एट्रिया और ये एल्वुलर सैक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो एल्वुलर वॉल्स होती हैं ना, एल्वुलाई की जो वॉल्स एक्सट्रीमली थिन होती हैं, बिटवीन द एल्वुलाई इज एन ऑलमोस्ट सॉलिड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैपिलरीज। इन एल्वुलाई के बीच में जो हम देखेंगे ना, तो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जिसे हम कैपिलरी प्लक्सेस भी कह सकते हैं। वहाँ पे ब्लड फ्लो करता है एल्वुलर वॉल के ऊपर से, जिसे हम कहते हैं एक शीट है। ऐसा लगता है, नजर ऐसे आता है कि वो इतनी माइनर, इतनी पतली सी कैपिलरी प्लक्सेस होती है, ऐसे लगता है कि ब्लड की एक शीट आ गई है, ब्लड फ्लो कर रहा है। All the alveoli which take part in exchange of gases are a part of respiratory membrane. अब ये हमें नजर आ रहा है सरफेस व्यू है, कैपिलरीज इन एन एल्वुलर वॉल। ये कैपिलरीज है, ये पूरा जो नेटवर्क नजर आ रहा है ना, पूरी कैपिलरीज है। एक एल्वुलाई के ऊपर ये इतनी बड़ी ये वॉल बनी हुई है, इसका एक सरफेस व्यू है। ये एल्वुलाइज है, ये कैपिलरी नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं हमें, ये कैपिलरीज हैं सारी जो इसके ऊपर पूरी हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या कहला रहा है, ये एल्वुला है, उसके ऊपर जो ये बाद में हम देख रहे हैं कैपिलरी है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली एल्वुला में एयर एंटर होती है, यहाँ से ये एयर चली जाती है, या मॉलिक्यूल्स और गैसेस जो है वो डिफ्यूज करती हैं फ्रॉम एल्वुला इनटू एन ब्लड, ठीक है। फिर यहाँ से ये ब्लड से डिफ्यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एन एल्वुला, ये एक्सेल हो जाता है और ये इसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। हम लेयर्स देखते हैं इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, जिसे हमने डिस्कस किया कि बहुत थिन लेयर है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ से एल्वुलाई से हम शुरू करेंगे, एल्वुलाई से, ठीक है, वो टूवर्ड्स हम कैपिलरी जाएंगे। फ्लूइड विद सर्फेक्टेंट लेयर है उसकी। फिर एल्वुलर एपिथेलियम में टाइप 1 एंड 2 एल्वुलर सेल्स है। एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद थिन इंटरस्टिशियल स्पेस है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर है। दैट मींस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सर्फेक्टेंट लेयर, ठीक है, सर्फेक्टेंट की लेयर है। फिर एल्वुलर एपिथेलियम है, फिर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाती है, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फाइनली कैपिलरी एंडोथेलियम आ जाती है। बेसिकली ये लेयर एक मौजूद है, 6 इसकी जो है वो लेयर्स हैं। ओवरऑल इसकी जो थिकनेस है 0.2 से 0.6 माइक्रोमीटर है। अगर स्क्वायर मीटर में देखें तो 70 स्क्वायर मीटर का जो एक एडल्ट ह्यूमन मेल के अंदर इसका एरिया है। इसका मतलब अगर किसी कमरे का फ्लोर देखा जाए तो 25 बाय 30 फीट रूम अगर हो ना, इतनी बड़ी नेटवर्क मौजूद है। अगर हम सारी कैपिलरीज को खोल के एक उस पे रूम में उसको लगा दें तो इतना बड़ा एरिया बन जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो होती है ना इन कैपिलरीज में 60 to 140 ml है, ठीक है। टोटल जो डायमीटर है कैपिलरीज का वो 5 माइक्रोमीटर तक आ जाता है, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू दिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, वो किस तरह से, थिकनेस मेम्ब्रेन की, सरफेस एरिया कितना है, उसके बाद डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कितना है, जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है जो हम पहले डिस्कस किया था। किसी भी गैस का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है वो गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है।
It is the volume of gas that will diffuse through the membrane each minute for a partial pressure difference of 1 millimeter of mercury. ये diffusing capacity respiratory membrane की determine करती है. ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो मीन ऑक्सीजन प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज अबाउट 11 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इतनी इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है. अंडर रेस्टिंग कंडीशन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है हम देखते हैं एवरेज जो 21 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक आ जाती है. ठीक है, लेकिन इसका जो प्रेशर है डिफरेंस वो 11 तक का आ जाता है. Multiplication of this pressure by the diffusing capacity give a total of 230 ml of oxygen diffusing through respiratory membrane each minute. तो हम ये कह सकते हैं कि हर मिनट के अंदर 230 ml जो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करती है इसके साथ. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम देखते हैं कि ये 65, वैसे तो हमने बताया था कि जो एवरेज है वो 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये 65 ml के हिसाब से चली जाती है. ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है कि ओपनिंग हो जाती है प्रीवियसली डोर्मेंट पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं जो कि खामोश होती हैं, जिनके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होता, वो भी डायलेट हो जाती है और वहां पर भी जो है वो ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है. उसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है जहां पर ब्लड फ्लो है वो बेसिकली वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें कि एवरेज जो डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक है. इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो ये इतनी आ जाती है. ठीक है, diffuse to the respiratory membrane so rapidly that the average PCO2 in the pulmonary blood is not far different from the PCO2 in the alveoli. The average इसका difference है less than 1 millimeter of mercury. The diffusing capacity carbon dioxide resting stage में 400 से 450 ml per minute per millimeter of mercury के साथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये 1200 तक चली जाती है. लेकिन इसका एवरेज जो है ना डिफरेंस जो आता है, हम ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इतना है. अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन को, वो हम इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं. डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अल्वेलर PO2 इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड. और फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का अपटेक कितना है ब्लड में, उसका किस रेट पे कितनी स्पीड में वो अपटेक करता है ब्लड में. तो वो है तो बेसिकली PO2 इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड. लेकिन उसके लिए हम एक मेथड लेकर आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड है ये. ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी बेसिकली एक ऐसी गैस है जो कि नॉर्मली मौजूद नहीं होती. ये हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर इसको मतलब देख रहे हैं. तो ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ अल्वेलर PO2 इन द पल्मोनरी ब्लड, और हम उसका अपटेक देख रहे हैं. ठीक है, होता है क्या है कि मेजरिंग ऑफ PO2 इन द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इज सो डिफिकल्ट, it's not practical to measure the oxygen diffusing capacity by such a direct procedure. हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते. हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करते क्या है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्रेथ करवा रहे हैं इनटू द अल्वेलाई. उसके बाद फौरी तौर पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन मोनोऑक्साइड का इन द अल्वेलाई इज मेजर्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्वेलर एयर सैंपल. आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड फौरन ब्रेथ करवाया और फौरन अल्वेलाई से इसका सैंपल पकड़ लिया, उसको कर लिया. अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेशर जो है ना इन द ब्लड ये 0 पर होता है बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है वो इस गैस के साथ बड़ा रैपिडली कंबाइन करता है. इसलिए इसका प्रेशर जो है वो बिल्डअप ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है. So the pressure difference carbon monoxide across the respiratory members is equal to its pressure in the alveolar air sample. So होता क्या है कि alveolar में हमने ब्रेथ कराया, सैंपल ले लिया, उसको फौरन मेजर कर ले, क्योंकि जितना ये इधर होगा उतना उसमें भी होगा. ज़ाहिर जितना alveolar में इनहेल कर रहे हैं उतना ब्लड के अंदर भी होगा, लेकिन ब्लड में जाते ही हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेता है, तो इसीलिए हम इसको alveolar से इसका सैंपल उठा लेते हैं. ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ये फैक्ट्री से, ये पॉइजनस गैस है, ये फैक्ट्री एरिया से जो धुआं होते हैं उनसे मिलता है. ठीक है, ये रात को अगर आप हीटर जला के सो जाओ उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो उसकी वजह से होती क्या है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसेस ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो वो सब्जेक्ट इनहेल कर ले इन एक्सेस क्वांटिटी, तो वो हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन की जगह पे जाकर जो है वो बाइंड होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलती ब्लड के अंदर एंटर होने की और या वहां से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होने की, और यहाँ से ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में सब्जेक्ट्स जो है उनकी डेथ भी हो सकती है. सो हम इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंटली बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो इनहेल करा के इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब
हमने कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट कैसे करना था, हमने देख लिया था। अल्विलर एयर से कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लिया, उसके बाद जो भी वो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.23, बिकॉज द ऑक्सीजन जो डिफ्यूजिंग कोएफिशिएंट है ना ऑक्सीजन का 1.23 टाइम्स दैट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के यंग मैन 17 ml है। सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो वो 21 तक आ जाती है जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की हम देख रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डिफ्यूज एज कंपेयर विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एक जितने ही है, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज 20 टाइम्स मोर होता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन ऑन एल्विलर गैस कंसंट्रेशन। हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ना उसे एक्सप्रेस करते हैं इन VA/Q रेशियो। VA शो करता है एल्विलर वेंटिलेशन को इज नॉर्मल फॉर एन गिवन एल्विलस, एंड Q जो है ना वो ब्लड फ्लो को शो करता है। अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट VAQ, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्विलर वेंटिलेशन एंड अ ब्लड फ्लो। ठीक है, सो व्हेन VAQ इज नॉर्मल फॉर अ गिवन एल्विलस, Q or blood flow is also normal for the same alveolus, the ventilation perfusion ratio is said to be normal। किसी भी alveoli के बारे में अगर हम बात करें, उसकी alveolar ventilation ठीक है, उसका blood flow ठीक है, that means the ventilation perfusion ratio of that alveolus is said to be normal। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं when the VAQ is 0, ठीक है, VA is 0, ventilation जो है ना उसकी किसी alveoli की नहीं है, लेकिन वहां पर परफ्यूजन है, दैट मीन्स वहां पे ब्लड फ्लो है, तो हम क्या कहेंगे, ये VAQ 0 कहलाएगा। ठीक है। When there is adequate ventilation, कोई एक ऐसा एल्वियोला उठा लेता है जिसकी वेंटिलेशन ठीक है लेकिन इसकी परफ्यूजन 0 है, then the ratio VAQ is said to be infinity। किसी भी एल्वियोला की वेंटिलेशन नॉर्मल है, उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, VAQ इज नॉर्मल। किसी भी एल्वियोलाई की वेंटिलेशन, उसके अंदर वेंटिलेट नहीं हो रहा, वो 0 है लेकिन उसकी परफ्यूजन ठीक है, तो VAQ इज सेड टू बी 0, राइट। किसी भी एल्वियोलाई की वेंटिलेशन एडिक्वेट है लेकिन परफ्यूजन 0 है, परफ्यूजन का मतलब है उसका ब्लड फ्लो 0 है, देन द VAQ इज इंफिनिटी। ये 3 चीजें याद करने वाली हैं, जिसमें इफ एल्वियोलर have normal ventilation, normal blood flow, the VAQ is said to be normal। If an alveoli whose ventilation is 0 but it has still perfusion, the VAQ is said to be 0। If some alveoli have adequate ventilation but 0 perfusion, the ratio of VAQ is infinity। तो ये 3 important points है कि हम किसी के VAQ रेशियो के बारे में बात करें, अगर एल्वियोलाई का वेंटिलेशन ठीक है, ब्लड फ्लो ठीक है, वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर किसी भी एल्वियोलाई की वेंटिलेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर एयर एंटर नहीं हो रही लेकिन उसकी परफ्यूजन है वहां पर, तो वो 0 कहलाएगा VAQ रेशियो। अगर किसी एल्वियोलाई के अंदर एयर एंटर नहीं हो रही लेकिन उसकी परफ्यूजन, एयर एंटर हो रही है एडिक्वेटली लेकिन उसका जो परफ्यूजन है वो 0 है, द VAQ इज सेड टू बी इंफिनिटी। ठीक है। At a ratio of either 0 or infinity, there is no exchange of gases through respiratory membrane of affected alveoli। ठीक है, जब भी VAQ 0 या इंफिनिटी होगी तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से गैस का एक्सचेंज नहीं होगा उस अफेक्टेड एल्वियोलाई का। ठीक है। अब हम देखते हैं एल्वियोलर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर व्हेन VAQ इक्वल्स 0। VAQ 0 कब होता है, जब वहां पर वेंटिलेशन नहीं होती लेकिन परफ्यूजन है। When a VAQ 0, that is without any alveolar ventilation, air in the alveolus come to equilibrium with the blood, oxygen and carbon dioxide when these gases diffuses from this blood and alveolar air। होता क्या है कि हमने बात की कि जी VAQ 0 है, that means वहां पर alveolar ventilation नहीं हो रही लेकिन परफ्यूजन है, तो होता क्या है कि वहां पे वेंटिलेशन तो नहीं हो रही, फिर भी एल्वियोलस जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। होता क्या है कि वेंटिलेशन सिर्फ नहीं है, परफ्यूजन थी, तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी ना गैसेस, वो डिफ्यूज करती हैं, आराम से आ जाती हैं ब्लड से एल्वियोलर एयर के अंदर। वेंटिलेशन कहाँ पे नहीं हो रही, वो बाहर से एयर नहीं ला रहा लेकिन एल्वियोलर ब्लड के बीच में गैसेस डिफ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, बिकॉज द ब्लड दैट परफ्यूजेस द कैपिलरी इज वीनस एंड
venous blood returning to the lung from the systemic circulation, it is the gas of this blood that which reaches will be the alveolar gases equilibrium. ठीक है, ये वेंटिलेट नहीं कर रहा बाहर से, लेकिन जो वहां पे परफ्यूजन है वहां से वो गैसेस एक्सचेंज होकर आ रही हैं अल्वियोला के अंदर. अल्वियोलर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब VAQ इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी पर कब होता है? जब परफ्यूजन नहीं होती लेकिन वेंटिलेशन हो रही होती है. The effect of alveolar gas partial pressure when the VAQ infinity is entirely different जब वो जीरो पर होती है. So now there is no capillary blood flow to carry oxygen away or to bring carbon dioxide to the alveoli. अब यहाँ पे capillary blood तो है ही नहीं. Instead इसके अंदर होता है क्या? alveolar gases coming to equilibrium with the venous blood. वो venous blood से आ रही है वहां से. ठीक है, the alveolar air becomes equal to humidified inspired air. अब alveoli के अंदर जो है वो जो air होती है ना, वो humidified inspired air वाली होती है. हालांकि alveolar air different होती है, humidified air के अंदर change होता है. लेकिन when the VAQ equals to infinity, that means there is adequate ventilation but there is no blood flow. तो इसके अंदर होता है क्या है कि alveolar air जो है वो इंस्पायर्ड एयर वाली ही लेगी, क्योंकि अल्विलाई से ब्लड कैपिलरीज में तो जा ही नहीं रहा, इसीलिए वो अल्विलाई में ही मौजूद है. अब होता है क्या कि अल्विलर ह्यूमिडिफाइड एयर जो है ना वो इक्वल करना शुरू कर देती. सो दैट इज इंस्पायर्ड लॉसेस नो ऑक्सीजन टू द ब्लड. जो इंस्पायर कर रही है, सांस में ऑक्सीजन आ रहा है, वो ब्लड में तो जा ही नहीं रहा. ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ रहा ब्लड से, क्योंकि यहाँ पर VAQ अगर इंफिनिटी पे है, दैट मीन्स देयर इज नो ब्लड फ्लो बट देयर इज एडिक्वेट वेंटिलेशन. ठीक है, because the normal inspired and humidified air has an PO2 of 149 and carbon dioxide is 0. जो हम इंस्पायर एयर कर रहे हैं उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बनता ही नहीं है, वो 0.3 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है. So these will be the partial pressure of these two gases. ठीक है, gas exchange and alveolar partial pressure when the VAQ is normal. VAQ normal कब होता है? जब यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन भी ठीक है और जनाब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो सीन है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, और उसका ब्लड फ्लो का भी. That means adequate ventilation with a normal blood flow. When there is both normal alveolar ventilation and normal alveolary capillary blood flow, the exchange of oxygen and carbon dioxide through these respective members is nearly optimal, and the alveolar pH is normally at a level of 102. Which lies between the inspired air 149 and that of the venous 40. तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है. और PCO2 lie between the two extremities. It is normal 40 millimeter of mercury in contrast to venous end में कितना होता है? 45 millimeter of mercury, और inspired air में 0. तो ये 40 बिल्कुल उसके बीच में आ जाता है. So under normal conditions the alveolar air PO2 averages 104 and PCO2 averages 40. ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको बताएगा ये PO2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाता है, ये PCO2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाता है. ठीक है, ये VAQ रेशियो 0 है, दैट मीन्स देयर इज एडिक्वेट वेंटिलेशन, देयर इज एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो इज 0. VAQ नॉर्मल है और VAQ इंफिनिटी है. ठीक है, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेंटिलेशन है और ब्लड फ्लो नहीं है, और यहाँ पर ब्लड फ्लो था लेकिन वेंटिलेशन नहीं है, VAQ 0. फिजियोलॉजिकल शंट हम किसे कहते हैं? When the VAQ is below normal. When VAQ is below normal, there is inadequate ventilation to provide an oxygen needed to fully oxygenate the blood flowing through the alveolar capillaries. अगर ये VAQ below normal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इतना ऑक्सीजन नहीं होगा कि वो फुली ऑक्सीजनेट कर सके, अल्वेलर कैपिलरीज में जो है वो ऑक्सीजन जा सके. सो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ वीनस ब्लड जो होता है वो पास करता है थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड डज नॉट बिकम ऑक्सीजनेटेड. इसे हम कहते हैं ये शंटेड ब्लड है. ठीक है, some additional blood flow through the bronchial vessels rather than through the alveolar capillaries, normally 2% of the cardiac outputs. ये unoxygenated होता है, ये shunted blood है जो previously discuss हो चुका हुआ आप लोगों के. Physiological dead space क्या होती है? When the VAQ is greater than normal, when the ventilation of some of the alveoli is greater but the alveolar blood flow is low, there is far more available oxygen in the alveoli that can be transported away from the alveoli by the flowing blood.
अब होता है कि इसके अंदर कि वेंटिलेशन ऑफ दीज एल्वेलाई सेट टू बी वेस्टेड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है, लेकिन ब्लड फ्लो कम है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो बहुत सारी जो एयर होगी वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। द वेंटिलेशन ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस एरियाज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेजेस इज आल्सो वेस्टेड। सम ऑफ दीज टू टाइप ऑफ वेस्टेड वेंटिलेशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एक कौन सी, जो एल्विलाई में एक्सेस पड़ी हुई है, दूसरी इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस के अंदर होती है। अब VAQ की एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? एबनॉर्मल VAQ इन अपर एंड लोअर जोन ऑफ नॉर्मल लंग। कोई भी सब्जेक्ट, नॉर्मल पर्सन अगर अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ है तो उसका पल्मोनरी, बोथ पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो, अल्वियुलर वेंटिलेशन जो होता है ना, वो लेस होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग देन इन द लोअर पार्ट, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। द डिक्रीज द ब्लड फ्लो इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन द डिक्रीज इन वेंटिलेशन। तो अपर पार्ट में वेंटिलेशन फिर भी बेहतर होती है, फ्लो कम होता है। एट द टॉप ऑफ द लंग, जो ऊपर अपेक्स वाला एरिया, VAQ is as much as 2.5 times as great as the ideal value, ठीक है, which causes an moderate degree of physiological dead space in this area of the lung. That means वहां पर वेंटिलेशन है लेकिन परफ्यूजन जो है या ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो है। At the bottom of the lung there is slight too little ventilation in relation to the blood flow. अब नीचे क्या है, क्योंकि ग्रेविटी है, ब्लड फ्लो ज्यादा है, वहां पे वेंटिलेशन थोड़ी सी कम है, तो VAQ as low as 0.6 times the ideal value. इसे हम कहते हैं नीचे जो है बॉटम ऑफ द लंग जो है वो फिजियोलॉजिकल शंट है, और द टॉप ऑफ द लंग जो है वहां पर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आ जाती है, ठीक है। ये एबनॉर्मेलिटी है लेकिन ये नॉर्मल कंसीडर की जाती है। The effect of an unequal ventilation perfusion ratio is quite negligible in a normal person. ये normal person में बड़ा negligible amount होता है। The PO2 of the arterial blood is decreased by a few millimeter of mercury, while PCO2 is raised by less than 1 millimeter of mercury. इसकी वजह से बहुत negligible एक change आ रहा होता है, ठीक है। अब एबनॉर्मल VAQ जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आ सकता है। 2 एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं स्मोकर्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। एम्फाइसेमा टू कॉज एबनॉर्मल VAQ, उसमें होता क्या क्या है 2 एबनॉर्मेलिटीज के अंदर नंबर 1 उसके अंदर ये होती है, पहली चीज, मैनी ऑफ द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड। छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो उनके अंदर जो रुकावट आ जाती है। The alveoli beyond the obstruction are unventilated. छोटे छोटे bronchioles obstruct हो गए, उससे ऊपर जो unventilated area आ गया, so causing a VAQ that approaches zero. Ventilation नहीं हुई ना उस एरिया में, जहाँ पे obstruction है उसके बाद आगे वो ventilate नहीं करेगा उसको। Second, in those areas of lung where the alveolar walls have been mainly destroyed but there is still alveolar ventilation. Most of the ventilation is wasted because of inadequate blood flow to transport the gases. अब कुछ alveolar walls ऐसी होती हैं, इनके अंदर एक तो obstruction है, कुछ walls होती हैं जो destroy हो चुकी होती हैं, और उस destroy होने की वजह से alveolar ventilation वहाँ पे destroy जो waste हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे blood flow उस हिसाब से inadequate हो जाता है ना कि वो blood gases को transport कर सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जब इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जब एल्वियुलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एक बहुत बड़ा मोटा सा एल्वियुलाई बना देती है, छोटे छोटे एल्वियुलाई टूट फूट के एक बड़ा सा एल्वियुलाई बना देती है। हम इधर इस डायग्राम में देखेंगे, ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये देखें, ये बहुत सारे एल्वियुलाई टूटे और यहाँ पे इसने एक बड़ा सा एल्वियुलाई बना दी, ये कॉन्फ्रेंट एल्वियुलाई है, ठीक है। सो उसकी वजह से होता है क्या है, इट डिक्रीजेज इफेक्टिवनेस ऑफ लंग एज गैस एक्सचेंज अप टिल 1/10। होता क्या है कि जी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, वेंटिलेशन नहीं हो रही, जहाँ एल्वियुलाई टूट फूट का शिकार हो गए, वेंटिलेशन हो रही है, वेस्ट हो रही है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वहां पे जो गैस एक्सचेंज है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। यहाँ पे 3 हमें इस डायग्राम में चीजें, एक नॉर्मल लंग नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है बहुत सारे एल्वियुलाइज हैं, इनकी वेंटिलेशन भी ठीक होगी और इनका जो है वो परफ्यूजन भी ठीक होगी। यहाँ पे हमें नमोनिक लंग की फील्ड नजर आ रही है। हम इसमें ये चीज देख रहे हैं कि इस नमोनिक लंग फील्ड में जो एल्वियुला है ना, ये फिल है विद द फ्लूइड एंड द ब्लड और ब्लड सेल्स इन द एल्वियुलाई, इसकी थिक वॉल्स हो गई है ड्यू टू एडिमा। अब यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आप ये एम्फाइसेमा में इसको देखेंगे कि यहाँ पे एल्वियुलाइज टूट फूट का शिकार है, ठीक है, और यहाँ पे वेंटिलेशन वेस्टेड भी हो रही है, और क्योंकि काफी सारे एल्वियुलाई टूट गए हैं तो उनके बीच में कैपिलरी ब्लड फ्लो भी जो है वो डिक्रीज हो चुका है। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो
So we can discuss. We have 4 minutes left to discuss all these things. Any difficulty, students? हाँ जी बच्चों, कोई सवाल हो? ग्राफ 40.6, अच्छा जी, ग्राफ 40.6 को मैं देख लेती हूँ। 39 है, पुराने हैं। कौन सा वाला? आप ये वाला ग्राफ कह रही है? ये दिस ग्राफ? हेरा असलम, आप इस ग्राफ, मैं 40.6 देख लेती हूँ। इसमें कौन सा वाला? क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरा ओल्ड लेक्चर है, तो ये पुराने वाले उसमें से आ गए। मैं एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आपका आप ग्राफ इसकी बात कर रही हैं। इस डायग्राम की बात कर रही हैं। ये 40.6 ये वाला डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया गया है। यस, ओके। होता है क्या है कि हम मिलीमीटर ऑफ एक्सपायर्ड एयर को देख रहे हैं कि हम जो एयर एक्सपायर कर रहे होते हैं वो किस हद तक, पहले कौन सी एयर बाहर निकलती है। सिंपल करके बता रही हूँ आपको। सबसे पहले जब हम एयर एक्सपायर करते हैं तो जो नेजल पैसेजेस में जो एयर होती है ना, डेड स्पेस, सबसे पहले ये बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे ये बाहर निकलेगी ना, अल्विलर से कुछ एयर इधर एड ऑन हो जाती है, तो ये अल्विलर एयर और डेड स्पेस एयर फिर मिक्सचर होता है यहाँ पे। फिर दूसरे नंबर पे ये बाहर निकलेगी एयर। तीसरे नंबर पे जो एयर बाहर निकलती है ना, वो ये प्योर एयर होती है जो कि बाहर की तरफ एक्सपायर हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी और बहुत थोड़ा सा पोर्शन ऑक्सीजन का। लेकिन हम ज्यादातर ये डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन सारी की सारी क्योंकि मौजूद होती है अल्विलर में, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही होती है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? सबसे पहले जो आप बाहर निकालेंगे, एक्सपायर करेंगे, हवा मुंह से खारिज करेंगे, उसमें सबसे पहले डेड स्पेस एयर आएगी, फिर ये मिक्सचर आएगा एल्वुलर का और डेड स्पेस का। फाइनली जो तीसरी ब्रेथ आप और लेंगी और हाई ब्रेथ लेंगे, उसमें एल्वुलर एयर जो है वो एंटर हो जाएगी। जी जनाब, समझ आ गई है? गुड, हिरा असलम। अच्छा जी, और कोई बच्चा है कि कोई और चीज ना समझ आई हो? बच्चों, आज सारी क्लास सो रही है, हिरा असलम जाग रही है सिर्फ। हेलो गर्ल्स। अच्छा जी, बॉयज में से नौमान ने भी बताया नो मैम, ईशा, काशिफ कोई सवाल नहीं है, अफीरा का भी सवाल नहीं है, मरियम का भी नहीं है। चलो जी, वेरी गुड, दैट मीन्स यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू टुडे। अतीबुर रहमान ने भी बता दिया है, सानिया ने भी, ईशा, यस, सबको समझ आ रही है? बेसिकली नूर उमर, नायला अब्दुल वहीद, अतीबुर रहमान, मजहर हमीद, जीशान, एवरीवन अंडरस्टैंड? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। सो हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।